नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे मेरे बारे में आप देख रहे हैं। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है। यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ। बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया है, एमए ज्योग्राफी मास्टर्स में किया है। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं KBEDU कुमार प्रत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑलराइट, तो हाउ टू फाइंड माई वीडियोस, आपको करना ये है कि आपको ध्यान रखना है 8 बजे तक आपको यहाँ पे आ जाना है। हर रोज़ 8 बजे मेरी क्लासेस यहाँ पे लगती हैं, ऑलवेज, हर रोज़। ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, उसके बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। सबके साथ प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया है बार बार। यहाँ पे आप चैनल नेम पे टाइप करेंगे, यहाँ से जाने के बाद होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरा प्लेलिस्ट ढूंढ लेंगे और यहाँ पे मेरे नाम से लिखा हुआ है शुभेंदु मुखर्जी ज्योग्राफी के लिए यूजीसी नेट पेपर। ठीक है। ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें आपको यहाँ पे मेरा नाम भी दिख जाएगा और पेपर 2 भी दिख जाएगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी। तो यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूट्यूब का एक फीचर होता है, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें नेम वाइज, सब्जेक्ट वाइज दिख जाती है। तो यहाँ से आपको मेरा प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी नए लर्नर्स आज जुड़ रहे हैं उनके लिए ये फीचर है कि आप जाके देख सकते हैं वीडियोस, अभी तक हमने क्या पढ़ाई की है, कितने बार MCQs किया है और हमने क्या क्या रिडल सॉल्व की है, और वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा एक है टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। इसमें ज्वाइन करेंगे अगर आप तो आपको मिलेंगे वीडियोस, PDF अपडेट्स, और हमारा एक इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, और मैं आप लोगों को एक डेली टास्क देता हूं। डेली टास्क का सेगमेंट है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी, जो मैंने स्टार्ट किया है। एक फोटो होती है, उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शंस होते हैं। फोटो देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो इससे आपकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। विजुअल मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है तो ज्योग्राफी आपको बहुत सरल लगेगी। इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है सेगमेंट ज्योग्राफी रिडल्स। तो आप इस ग्रुप में आके इस रिडल्स का फायदा उठा सकते हैं। दिन में 2-3 बार आपको मिलती है। तो उसमें करना क्या है, इस ग्रुप में जुड़ने के लिए पहले आपको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, सर मुझे ऐड कर लीजिए, फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है। और ये चैनल आपको दिख जाएगा बहुत इजीली। ये बेसिकली इसका चैनल DP है। टेलीग्राम पे जब आप सर्च करेंगे तो इस चैनल DP से आप मेरा चैनल ढूंढ सकते हैं। बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इससे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, डेली लाइव क्लास मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्टिंग क्विज मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के बारे में। हमारे वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की है। हमने कुछ नए एलिमेंट ऐड किए हैं ताकि वीडियो हमारा इंटरेक्टिव लगे, रिच लगे और आप बोरियत फील ना करें, और वीडियो के एंड में आपको कुछ एक रिवॉर्ड भी मिले। ठीक है। तो वीडियो के अंदर मैंने स्टार्ट किया है रिडल्स का सोल्यूशन और डिस्कशन। जो भी रिडल्स सुबह आपको मिलती है, जो भी डेली टास्क मिलता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों ने सही आंसर दिए हैं या जिन लोगों ने अपने जैसे भी रिस्पॉन्सेज दिए हैं, सही या गलत, उनको मैं यहाँ पे फीचर करता हूँ। तो मतलब आपको पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा इस रिडल के अंदर। इसके बाद हम इस वीडियो के एंड में, जो वीडियो खत्म होता है उसके एंड में मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके अंदर आपको बेसिकली सॉल्व करना होता है, और वो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एंड ऑफ द वीडियो में मिलेगा। ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है कि आपने पूरा वीडियो ढंग से देखा। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा वो स्पेसिफिकली आपके यूजीसी नेट पेपर से ही निकाल के मैं देता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए और जो बार बार आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की है। तो आपका वीडियो जो है खाली, मतलब ये जो वीडियो हम देखते हैं, जो आप रोज देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, और भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये एक इंटरैक्टिव वे के अंदर यहाँ पर हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। ऑलराइट। तो ये सुबह मैंने आज रिडल दिया था और ये मैंने ग्रुप में या टेलीग्राम में पोस्ट किया था मेरे चैनल पर शुभेंदु नेट ज्योग्राफी पर। तो इस फीचर को देख के आपको बताना था कि ये स्टैलेग्माइट्स है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है। बेसिकली पिक्चर थी और मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिफाई कीजिए स्टैलेग्माइट की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देख के आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्या फीचर है। तो ABCD था, सबने लगभग इसका सही आंसर दिया है। सही आंसर है इसका C, इट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो स्टैलेक्साइड्स के हैं, स्टैलेक्टाइट्स के फीचर हैं, स्टैलेग्माइट्स के नहीं हैं। स्टैलेग्माइट्स बेसिकली और स्टैलेक्टाइट्स बेसिकली क्या हैं, ये दो इस तरह के केव लैंडफॉर्म फीचर हैं जो हमें कास्ट रीजन में देखने को मिलते हैं, जिसको हम लाइमस्टोन वेदरिंग भी कहते हैं या कार्बोनेशन भी कहते हैं। वो इलाके जहाँ पर अंडरग्राउंड टोपोग्राफी बनती है, वो इलाके नॉर्मली जहाँ पर लाइमस्टोन पाए जाते हैं, वहाँ पर उस तरह से अंडरग्राउंड केव्स के अंदर इस तरह के फीचर हमें देखने को मिलते हैं, स्टैलेक्साइड्स, स्टैलेग्माइट्स। तो स्टैलेग्माइट्स को याद करने के लिए एम ध्यान रखेंगे। एम मतलब मैट, जमीन। ठीक है। जमीन से जो उठ रहे हैं वो स्टैलेग्माइट्स हैं। ये पॉइंटेड नहीं होते। नॉर्मली आप देखेंगे, ये फीचर आप देख रहे हैं, ये स्टैलेग्माइट्स है, ये स्टैलेग्माइट्स है, ये स्टैलेग्माइट्स है, क्योंकि ये ज़मीन से उठते हैं, ये पॉइंटेड नहीं होते। लेकिन स्टैलेक्टाइट्स जो होते हैं, स्टैलेक्साइड्स जो होते हैं, वो सीलिंग से नीचे की तरफ आते हैं। तो स्टैलेक्साइड्स का C ध्यान रखेंगे आप, C इसके अंदर आता है, C फॉर सीलिंग। तो सीलिंग से नीचे की तरफ आते हैं, ये एलोंगेटेड होते हैं, लंबे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग एलोंगेटेड दे रखा है, और इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों के अंदर। तो स्टैलेग्माइट्स का इसमें से प्रॉपर्टी सिर्फ C है, इट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर, बाकी इसमें से कोई भी नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या सही दिया है, किन लोगों ने सही आंसर दिया है। आज काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सभी ने दिया है। शुभजीत ने, याशिका ने, रुस्तम ने, मनीषा ने, आलिया ने, ज्योति ने, सुष्मिता ने, रानी ने, मोहम्मद हुसैन ने, स्वीटी ने, महाश्वेता, मोहम्मद फैजल, रानी जी ने पहले भी दिया था, हाँ रानी जी ने अभी दिया है, चुमकी, मोंडल,
मोइन खान और रानी जी ने एक इस पर पूछा भी है कि आप समझा दीजिएगा, कंफ्यूज हो रहा है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और तन्मय महाता ने और चंद्रा आर्या ने, इन सब लोगों ने दिए हैं। आज रिस्पॉन्सेज थोड़े कम हैं, शायद कुछ लोग लेट हो गए हैं आज, तो मैंने आपको कहा था कि 1-2 घंटे के अंदर आपको उसका रिस्पांस देना होता है, और अगर आप रिस्पांस दे देते हैं विद इन टाइम लिमिट तो आप फीचर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर जो भी रिडल सॉल्व करते हैं उसको मैं फीचर करता हूँ वीडियो के अंदर, और ये चलता रहेगा, इस सिलसिला चलता रहेगा। इससे आप प्रोवोकेट होंगे कि आप पार्टिसिपेट भी करें और फीचर भी हों वीडियो के अंदर। तो इन सब लोगों ने सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जैसे रानी जी इसके अंदर कन्फ्यूज हो गई है। क्वेश्चन में मैंने बेसिकली प्रॉपर्टीज दे दी स्टेलेक्साइड्स की, लेकिन मैंने पूछ लिया स्टेलेग्माइट्स के बारे में, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता था लोगों को, पर बहुत अच्छे सब लोगों ने सही आंसर दिया है। चलते हैं आज के वीडियो के अंदर। आज का वीडियो जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट ज्योग्राफी। इसका जो पूरा फॉर्मेट रहता है हमारी वीडियो का, वो क्या रहता है, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, टाइमर चलेगा 20 सेकंड का, और उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको जवाब देना है। लाइव चैट के अंदर दे सकते हैं आप जवाब, और उसके बाद खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा सही आंसर क्या है, और फिर जहां जरूरत होगी वहां से हम पिक्चर देख के या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द WM डेविस व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। आपको बताना है, टाइमर स्टार्ट करता हूं मैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन क्या है, इनमें से ABCD में से क्या है, बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन, पर कंफ्यूजिंग भी कभी बार हो जाता है ये, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आप देखेंगे इससे। तो डेविस के मुताबिक एंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन क्या है, ABCD बताना है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, पेनी प्लेन बेसिकली। तो पेनी प्लेन बेसिकली क्या होता है, डेविस ने, पैंक ने, किंग ने, इन सब ने अपनी साइकिल ऑफ इरोजन बताई है। ये बेसिकली वो कह रहे हैं, इन सभी लोगों ने एक साइकिल ऑफ इरोजन बताई है, और इसमें वे बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो भी लैंडफॉर्म फीचर्स हम देखते हैं अर्थ सरफेस पे, उन पे अलग अलग साइकिल ऑफ इरोजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारे हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक यूथफुल साइकिल चल रही है, जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर एक मेच्योर साइकिल चल रही है, और जो हमारे डेल्टा वाले इलाके हैं वहाँ पर ओल्ड साइकिल चल रही है। तो डेविस ने ये कहा है कि जितने भी अपस्टैंडिंग लैंडमास हैं, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो माउंटेन हो, खासकर माउंटेन हो, ठीक है, उनमें कंटिन्यूस वेदरिंग होती है, और एक टाइम आता है कि उनका जो एल्टीट्यूड है अपस्टैंडिंग लैंडमार्क्स का या माउंटेन्स का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस हैं उसकी, जैसे यूथफुल स्टेज के अंदर कुछ अलग तरह की वेदरिंग इरोजन होगी, मेच्योर स्टेज के अंदर कुछ अलग तरह की वेदरिंग इरोजन होगी, और ओल्ड स्टेज के अंदर अलग अलग होगी। तो एट द एंड क्या होता है, कुछ सालों बाद, कुछ काफ़ी सारे सालों बाद जो एल्टीट्यूड है वो कम होने लगता है, और एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है एक लेवल प्लेन, एक फ्लैट प्लेन मिलता है, जिसमें इसको हम कहते हैं जेंटली रोलिंग टोपोग्राफी, जिसको हम कहते हैं, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, वो उन्होंने बताया एंड प्रोडक्ट है साइकिल ऑफ इरोजन का। तो अकॉर्डिंग टू WM डेविस ये एंड प्रोडक्ट है पेनी प्लेन। और लोगों ने भी इसके अलग अलग नाम दिए हैं, वो हम देखेंगे किसने क्या नाम दिया है। तो WM डेविस ने एंड प्रोडक्ट दिया है पेनी प्लेन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग कैनेडियन साइंटिस्ट मॉडिफाइड द डेविस पेनी प्लेन एंड इंट्रोड्यूस्ड पेन प्लेन। बताइए, पेन प्लेन किसने दिया है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब 95% मैंने एक क्वेश्चन देखा है, रिपीट होता है क्वेश्चन सीधा सीधा। बताइए क्या होगा। जिस तरह से डेविस ने पेनी प्लेन कहा है, पेन प्लेन किसने कहा है। इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो ये आपको आराम से मिल जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर है CH, क्रिक ने जो कंसेप्ट दिया है, सेम उन्होंने भी अपनी एक साइकिल दी है, इरोजन साइकिल दी है, और लास्ट में वो कह रहे हैं कि मेरी साइकिल के मुताबिक जो एंड प्लेन आ रहा है, जो बिल्कुल फ्लैट है, जो जेंटली रूपिंग है, जहां पर नॉर्मली कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है, उसको उसने पेन प्लेन कहा है। जिस तरह से डेविस ने पेनी प्लेन कहा है, उसने उसको पेन प्लेन कहा है। तो क्रिक में इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following stages of Davis cycle of erosion are characterized by lateral erosion and widening of valleys? बताना है आपको, lateral erosion और valley widening कौन सी स्टेज के अंदर होता है, बताइए। lateral erosion and valley widening, 4 ऑप्शन है, बताइए। ऑलराइट, समय समाप्त होता है दोस्तों। सो बेसिकली वैली डीपनिंग जो होती है, यानी कि वैली की गहराई होना, वो बेसिकली हमारी होती है यूथफुल स्टेज के अंदर। वैली वाइडनिंग और लैटरल इरोजन हमें देखने को मिलता है मेच्योर स्टेज के अंदर। सो बी इज द राइट आंसर, मेच्योर स्टेज के अंदर हमें लैटरल इरोजन देखने को मिलता है, और वैली वाइडनिंग भी वहीं पर होती है। वैली डीपनिंग यानी कि वैली का डेप्थ में जाना, यानी कि इसको हम वी शेप वैली जहाँ पे बनती है, ठीक है, वो हमारे यूथफुल स्टेज के अंदर होता है। इसको हम जब कवर करेंगे टॉपिक तो उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये डायग्राम देखेंगे, ये 3 ज्योग्राफर हैं, इन्होंने अपनी अपनी साइकिल ऑफ इरोजन दी है। डेविस ने भी दी है, पैंक ने भी दी है, और किंग ने भी दी है। ये तीनों साइकिल जो है, देखिए आप
कुछ कुछ एक ही बात कह रही है कि अपस्टैंडिंग लैंड मास जो है उनमें वेदरिंग एंड इरोजन होता है, और एट द एंड जाके उनमें लास्ट में एक प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको हम कहते हैं जेंटली रोलिंग टोपोग्राफी। ठीक है, जो फीचरलेस प्लेन है, बिल्कुल मैदान जैसा है। तो सब में वो तीनों चीज़ें आ रही हैं। अब अलग अलग नाम है। डेविस के मुताबिक जो लास्ट फीचर हमें देखने को मिलता है, ये अपस्टैंडिंग लैंड मास इरोड होता उसकी एल्टीट्यूड कम होती चली गई, बेस लेवल पे आ गया, तो ये बनता है। आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेविस ये है पेनी प्लेन, पेंग के मुताबिक ये है एंड्रम्फ, और किंग के मुताबिक है ये है पैडी प्लेन। ठीक है, तो अलग अलग नाम है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये डायग्राम से आप क्लियर कर लेंगे। एंड्रम्फ अगर कहीं लिखा हुआ आता है तो वो पेंग दे रहे हैं, पेनी प्लेन दिया है डेविस ने, और पैडी प्लेन दिया है हमारे किंग ने, एलसी किंग ने ये दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे यूथ स्टेज है। यूथ स्टेज में आप देखेंगे ये एरो आप देख रहे हैं, ये है वैली डीपनिंग का एरो। ठीक है, यानी कि इसमें वर्टिकल कहेंगे, वर्टिकल इरोजन यहाँ पे देखने को मिलता है। जो भी रिवर्स है यहाँ से डिसेंड होती है जब, तो वो वी शेप वैली बनाती है यहाँ पर, इसलिए वैली डीपनिंग यहाँ पे होगा। मैच्योर स्टेज में आते आते आप देखेंगे इस तरह से, आप देखेंगे लैटरल इरोजन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये जो एरो है, अगर मैं इसको आपको पेन से बताऊँ, ठीक है, तो यूथफुल स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर ये वैली डीपनिंग हो रही है। मेच्योर स्टेज में जब आप आते हैं तो इस तरह से वैली वाइडनिंग होती है। देखो ये वैली वाइडनिंग हो रही है, यहाँ पर विड्थ कम थी, यहाँ पे विड्थ बढ़ती जा रही है। और ओल्ड स्टेज में आते आते आप देखेंगे ये दोनों प्रोमिनेंट होती है, और एट द एंड यहाँ पे डिपोजिशन एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको फीचरलेस प्लेन देखने को मिलेंगे। तीनों में ऐसा ही कुछ कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर लेटरल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे वैली वाइडनिंग हो रही है, वैली डीपनिंग हो रही है, यहाँ पे लेटरल इरोजन हो रहा है, और एट द एंड यहाँ पे आप देखेंगे डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, अलग अलग तीनों की मैकेनिज्म है, लेकिन एट द एंड तीनों की साइकिल जो है वो यहाँ आके कंक्लूड हो जाती है। आप देखेंगे पेनी प्लेन, पैडी प्लेन और पेन प्लेन। ठीक है, यहाँ तीनों आके कंक्लूड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्टर माइक्रो प्लेट इज लोकेटेड बिटवीन। टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। बताना है आपको ईस्टर माइक्रो प्लेट किन दोनों प्लेट्स के बीच में मौजूद है, बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ईस्टर माइक्रो प्लेट किसके अंदर आती है, किन दोनों प्लेट्स के बीच में, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा ए, पैसिफिक एंड नाज़का प्लेट के बीच में। ये देखेंगे आप डायग्राम, और ये देख सकते हैं ये पैसिफिक प्लेट है, और यहाँ पर हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है, लेकिन यहाँ पर नाज़का प्लेट, अगर आप जानते हैं नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के कोलिजन से ही बनते हैं हमारे एंडीज माउंटेन्स, यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी पैसिफिक प्लेट है, और ये हमारी ये इस कलर से पिंकिश कलर जो है मेजेंटा कलर, यहाँ पे हमारी नाज़का प्लेट है। ये आप जो एरिया देख रहे हैं ये है हमारा ईस्टर प्लेट। तो ये इन दोनों प्लेट के बीच में आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मे बी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ ये बीच में है, यहाँ पर हमारी पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पर हमारी नाज़का प्लेट है। दोनों जो है वो पैसिफिक प्लेट का मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है, नाज़का प्लेट का मूवमेंट इस तरफ है। तो ये प्लेट बेसिकली यहाँ मौजूद है, ईस्टर माइक्रो प्लेट इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे अगर हम, तो अफ्रीकन प्लेट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पैसिफिक अटलांटिक आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन पैसिफिक अटलांटिक आसपास है ही नहीं। ठीक है, साउथ अमेरिकन नाज़का प्लेट ये कंफ्यूज कर सकता था लोगों को, लेकिन ये नहीं है। तो आंसर इसका है पैसिफिक नाज़का प्लेट, और अफ्रीकन साउथ अमेरिकन प्लेट भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज सर्टनली नॉट एन एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि आपको बताना है इनमें से क्या एविडेंस नहीं है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से। जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को दोनों ज्योग्राफर के हिसाब से पढ़ा है, एफ.बी. टेलर के हिसाब से भी और एल्फ्रेड वैगनर के हिसाब से भी। तो ये पूछ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नॉर्मली किसकी है, आपको ऑप्शन से पता पड़ जाएगा, वैगनर की है या टेलर की है। आपको बताना है नॉट एन एविडेंस। ठीक है, ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, प्रेजेंस ऑफ अटलांटिक ओशन बिटवीन अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड यूरेशिया। इस तरह का कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि अटलांटिक ओशन की बात ही नहीं की गई है, और की भी गई है तो वो एस शेप की बात की गई है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो ये है हमारा जिक्सॉ पजल, जो हमारा साउथ अमेरिका और हमारा अफ्रीका है वो फिट हो जाता है। उसकी कोस्ट लाइन सिमिलैरिटी है। ग्लेशियल डिपॉजिट्स एंड टेलर डिपॉजिट्स से मैंने आपको बताया था, अलग अलग गोंडवाना लैंड के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर हमें ग्लेशियल डिपॉजिट्स, फॉसिल डिपॉजिट देखने को मिले हैं। और जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी बिटवीन माउंटेन्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ये भी हमने देखा था, एपलेशियन माउंटेन्स और एल्पाइन माउंटेन्स की सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह की हमने कोई एविडेंस नहीं पढ़ी है प्रेजेंस ऑफ अटलांटिक ओशन बिटवीन अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड यूरेशिया, इस तरह का हमने नहीं पढ़ा। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि दिस इज नॉट एन एविडेंस पूछा गया था। डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया है, आपको करना है मैच द फॉलोइंग। बताइए, टाइमर में स्टार्ट करता हूँ, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। यहाँ पर लिस्ट है में कोलिजन है, कोलिजन टाइप है, और यहाँ पर इनके रिजल्टेड लैंडफॉर्म फीचर्स हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा। 1 2 3 इनमें से क्या होगा बताइए। कोड्स दे रखे नीचे 1 2 3, क्या आंसर होगा दोस्तों।
ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो पहले हम मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। ओशनिक प्लेट ये कन्वर्जन से हमें हमेशा जापानीज यानी कि हमें आइलैंड देखने को मिलते हैं, आइलैंड आर्क्स देखने को मिलते हैं, तो जापान इसका सही होगा यानी कि A2 होगा। कॉन्टिनेंट ओशन से हमें देखने को मिला है एंडीज, क्योंकि हम जानते हैं नेस्का प्लेट और हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट दोनों जो है एक कॉन्टिनेंट है एक ओशनिक है, तो ये एंडीज हो गया। और कॉन्टिनेंटल हमारा हिमालयस है, क्योंकि इंडियन लैंड मास और यूरेशियन दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, तो इसका बनेगा ए बनेगा हमारा, सॉरी A2 बनेगा, A2 कॉन्टिनेंटल ओशनिक होगा, B हमारा बनेगा 3 और C हमारा बनेगा 1, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। A2 B3 C1 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर दोस्तों। A2 ओशनिक जापानीज आइलैंड्स, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ओशनिक हमारा एंडीज बनेगा, ठीक है, हम जानते हैं नेस्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, और कॉन्टिनेंटल हिमालयस बनेगा यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट आंसर A2 B3 C1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स। बताइए, फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स मैंने कहा था, ये टर्म कई बार किसी की थ्योरीज से निकाल के आपसे पूछा जा सकता है। ABCD में से आपको बताना है क्या होगा, वेरी इजी। आपसे थ्योरी नहीं पूछी गई और जोग्राफर का नाम भी नहीं पूछा गया है, तो ये इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप इसका। फ्लाइट फ्रॉम पोल्स का मतलब क्या है, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। 4 ऑप्शन है, टाइमर खत्म होने वाला है और टाइमर खत्म होता है। ऑलराइट, तो आंसर होगा उसका C, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम पोल्स। अगर आपको ध्यान हो तो ये है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वेगनर, और उन्होंने अपनी थ्योरी स्टार्ट की थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी लैंड मास हैं वो सारे यूनाइटेड थे, जिसके वजह से पेंजिया बना था, और फिर इन पेंजिया के अंदर जो भी लैंड मास हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ आए थे, ठीक है। तो उसमें 2 तरह के फोर्स लगे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और बायेंसी फोर्स लगा था, जिसकी वजह से इक्वेटर पर मूवमेंट हुआ था पोल से, यानी कि जो भी पेंजिया था उसके जितने भी पार्ट्स थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है, वो तो बाद में डिसरप्ट हुए, लेकिन पूरा जो लैंड मास है वो पोल से हमारे इक्वेटर की तरफ आया। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल बायेंसी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था। बायेंसी फोर्स बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे चला गया था, पॉइंट जो होता है, उसकी वजह से इक्वेटर पर मूवमेंट लगा, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स पोल से इक्वेटर की तरफ आए। एक हमारा फोर्स लगा था टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, जिसकी वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ था, वो हमारे अमेरिकाज का हुआ था, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और एस शेप भी क्यों आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द एल्फ्रेड वेगनर, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग अलग पेस में वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से एस शेप ऑफ अटलांटिक ओशन हमें देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये इसका फॉर्मेट होता है, अगर आप जानते हैं इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, 4 ऑप्शंस आते हैं, आपको उनमें से बताना क्या है। मिड ओशनिक रेजेस आर सिचुएटेड ओवर राइडिंग एंड आउटफ्लोइंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स, और रीजन इसका है देयर इज अ टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, पर आपको ध्यान रखना, देयर इज अ टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड। ये फ्लोर वेरिट नहीं है, बस यहाँ तक ही है, ये देयर इज अ टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बताइए क्या होगा। ये फ्लोर वेरिट नहीं है, ये कुछ टाइपो लगता है मुझे, तो बताइए क्या होगा इसका। अदर्शन एंड रीजनिंग में मैंने आपको बताया था, बीच में क्योंकि लगाई है, और क्योंकि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। तो इसका आंसर होगा B, क्योंकि दोनों सही हैं ऑलरेडी, लेकिन R जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मिड ओशनिक रीजस पे जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, तो उसका सीधा संबंध रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड से नहीं है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर जो भी रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं, ओल्ड एंड न्यू रॉक्स जो होती है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, और ये हमने पढ़ा था नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी के अंदर। नॉर्मल पोलैरिटी मतलब ये होती है जो आज का नॉर्थ एंड साउथ है, रिवर्स पोलैरिटी मतलब ये होता है जो अगर हम नॉर्थ एंड साउथ को पलट दें, तो अर्थ की पोलैरिटी जो है वो पलट चुकी है तकरीबन 8 लाख साल पहले जो अर्थ की पोलैरिटी रिवर्स हुई थी, इसके बाद नहीं हुई है। तो इसमें क्या होता है, जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी उस वक्त कभी हुई होगी, तो उसने उस वक्त की अर्थ की पोलैरिटी को अपने अंदर फीड कर लिया उन रॉक्स ने, ठीक है। कुछ बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट बेसिकली रॉक होता है जो वॉल्केनिक प्रॉपर्टीज को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टोर कर लेता है। तो ऑल तो दोनों सही है। मिड ओशनिक रिजेस आर सिचुएटेड ओवर द राइडिंग आउटफ्लोइंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट, ये सही है। थर्मल कन्वेक्टिव करंट जो ऊपर की तरफ आती है, तो फिर वो मैग्मा को लावा के रूप में बाहर लेके आती है, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऑल दोनों सही हैं, लेकिन आर डजंट एक्सप्लेन ए, इसलिए सेकंड इसका राइट आंसर होगा, 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, वेरी इजी। बताइए क्या होगा इसका। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इनमें से क्या है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है, हम जानते हैं। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का दूसरा नाम भी होता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है इनको, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को डिस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्म को कंजर्वेटिव कहा जाता है। ये सब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर।
ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इनमें से कुछ नहीं हो सकता। देखिए सिर्फ सी के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। मिड अटलांटिक रिज हम जानते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है और कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ लावा यहाँ पे देखने को मिलता है। एंडीज जो हो गया ये भी कन्वर्जेंस है। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे हिमालय जो है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो ये है सी इसका राइट आंसर। सी मिड अटलांटिक रिज इज द राइट आंसर। यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है और किन प्लेट्स के बीच में हो रहा है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का डाइवर्जेंस हो रहा है, जिसकी वजह से मिड अटलांटिक रिज हमें देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदर्शन एंड रीजनिंग का वापस से आया है क्वेश्चन। द पैसिफिक ओशन इज वेनिंग, रीजन है इसका अमेरिकन प्लेट इज कन्वर्जिंग विद द पैसिफिक प्लेट। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? आदर्शन एंड रीजनिंग का है, क्योंकि लगाइए और आपको आ जाएगा इसका आंसर सही। पैसिफिक ओशन इज वेनिंग, वेनिंग मतलब सिकुड़ना, कम हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। इतना हिंट मैंने दे दिया है, बताइए अब। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और हो चुका है समय समाप्त। इसका आंसर होगा दोस्तों 3, इसका सही आंसर होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, क्योंकि पैसिफिक ओशन वेनिंग जरूर हो रहा है लेकिन अमेरिकन प्लेट इज कन्वर्जिंग विद द पैसिफिक प्लेट, ये तो कहीं से भी नहीं है। ये बात हम जानते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। अमेरिकन प्लेट यानी कि ये अमेरिकन प्लेट ये बता रहा है कन्वर्ज करिए पैसिफिक ओशन से, लेकिन आप देखेंगे एरोज ये बताते हैं कि अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट दोनों एक ही दिशा के अंदर जा रही है, यानी कि ये कन्वर्ज नहीं कर सकती। कन्वर्ज वही करेगी जो दोनों एक तरफ आ रही है। नेस्का प्लेट जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ आ रही है तो ये कन्वर्जिंग प्लेट है। यहाँ से आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट की तरफ आ रही है तो ये कन्वर्जिंग प्लेट है। लेकिन पैसिफिक प्लेट का डायरेक्शन भी वेस्टवर्ड है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का डायरेक्शन भी वेस्टवर्ड है, इवन साउथ अमेरिकन प्लेट का भी डायरेक्शन वेस्टवर्ड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था अमेरिकन प्लेट इज कन्वर्जिंग विद द पैसिफिक प्लेट, ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल। लेकिन पैसिफिक ओशन वेनिंग जरूर हो रहा है, ये सही है। इसको मैं बताता हूँ क्यों। ये हमारा पैसिफिक ओशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है। जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट वेस्टवर्ड जा रही है ना, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट वेस्टवर्ड जा रही है डाइवर्जेंस की वजह से, इसी वजह से पैसिफिक ओशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये दोनों डाइवर्स क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर एक हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पर हमारी मिड अटलांटिक रिज है और यहाँ से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ से साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इन दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लेट्स की वजह से जो दोनों वेस्टवर्ड जा रही हैं, तो इस वजह से हमारा पैसिफिक ओशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका एरिया कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आके वापस से हमारा यूरेशिया आ गया। तो ये इसका सही आंसर है, लेकिन इसका रीज़न यहाँ पर गलत दे रखा है, इसी वजह से सी इसका 3 इसका सही आंसर होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, ये मैप में मैंने आपको दिखा दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस से आदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। आदर्शन है हवाई आइलैंड इज अ साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, रीजन है इसका कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए क्या होगा सही आंसर? क्या होगा दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट इजी है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस में मैंने आपको बताया है हवाई क्या है बेसिकली। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेकंड। दोनों अपने आप में सही है इंडिपेंडेंटली, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हवाई आइलैंड इज अ साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, और कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ये दोनों सही हैं। लेकिन हवाई आइलैंड किसी भी प्लेट की वजह से वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, कोई भी प्लेट बाउंड्री की वजह से नहीं होता। हवाई आइलैंड अपने आप में एक हॉट स्पॉट है, ये मैंने आपको बताया था, इसलिए इसका आंसर होगा 2। बोथ ट्रू है, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ये डायग्राम आप देखेंगे, हॉटस्पॉट मैंने जब आपको समझाया था तो मैंने बताया था हॉटस्पॉट बेसिकली क्या होते हैं। कुछ इलाकों में कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे एक राइजिंग मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, जिसको हम कहते हैं मेल्टन प्लम, ठीक है। और ये बेसिकली कंटिन्यूस है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है और ये इन दरारों से, अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये इन दरारों से, यहाँ पे आप देखेंगे इन दरारों से यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, लावा फॉर्म के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस मैग्मा का एक अपवेलिंग हो रहा है। यहाँ पर कोई भी कन्वेक्टिव करंट नहीं होती, हमेशा ये बात को ध्यान रखनी है। हॉटस्पॉट के नीचे कभी भी कन्वेक्टिव करंट नहीं चलती, प्लेट बाउंड्रीज के नीचे कन्वेक्टिव करंट चलती है। तो हॉटस्पॉट बेसिकली क्या है? वो इलाका लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूस आपको नॉर्मली एक मेल्टन प्लम देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस राइजिंग ऑफ मैग्मा देखने को मिलता है, और यहाँ से मैग्मा जो है इन क्रैक्स से बाहर आता है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए ऊपर जो प्लेट है अगर वो मूव कर गई, ऑल्दो ये प्लेट मार्जिन्स पर नहीं है, लेकिन ये प्लेट के ऊपर तो है, लिथोस्फेरिक प्लेट तो मूव कर सकती है। अगर ये मूव कर जाती है तो इस तरह से यहाँ पे आपको वॉल्केनिक ट्रेल देखने को मिलती है। ये वॉल्केनिक आप देख रहे हैं, ये वाला वॉल्केनिक पार्ट देख रहे हैं, ये कभी यहाँ पर था, ठीक है। जैसे ही प्लेट मूव हुई, प्लेट इस तरफ मूव हुई, तो ये इससे इसकी पावर कट ऑफ हो गई और ये यहाँ पे फिर एक्सटेंड हो गया। इसके बाद ये वाला भी एक्सटेंड हो गया, फिर एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर प्लेट की मोशन हो रही है और इस तरह से हवाई की पूरी एक वॉल्केनिक ट्रेल हमें देखने को मिलती है।
ठीक है, जैसे जैसे प्लेट का मूवमेंट होगा पुराने वॉल्केनस जो इरप्ट हुए थे उनका पावर कट ऑफ हो जाएगा नीचे से मेल्टल प्लम से, और एक नया वॉल्केनो इरप्ट हो जाएगा। फिर प्लेट का मूवमेंट होगा तो पुराने का पावर कट ऑफ हो जाएगा, फिर एक बन जाएगा, फिर थोड़ा सा चलेंगे तो फिर ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से एक पूंछड़ी बन जाती है, वॉल्केनिक ट्रेल जिसको हम कहते हैं। और ये हमारे मैप हमने देखे थे, हवाई आइलैंड जो है ये भी एक हॉटस्पॉट है, येलोस्टोन हॉटस्पॉट है, एजोर्स हॉटस्पॉट है, ठीक है, गागा पैलोस भी हॉटस्पॉट है और अफार भी एक हॉटस्पॉट है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसका सही आंसर है। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हवाई के साथ कहीं भी आपको जब भी प्लेट मार्जिन देखने को मिलती है तो वो दोनों रिलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हवाई आइलैंड अपने आप में एक क्या है, हॉटस्पॉट है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक ऊपर वाला दे रखा था, कन्वर्जन प्लेट मार्जिन आर द साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये दोनों प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों कन्वर्ज कर रही है और ये सबडक्टिंग प्लेट है। तो यहाँ पर हमेशा आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, जहाँ पर भी दो प्लेट कन्वर्ज करती है वहाँ पर बनते हैं बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन से क्या होता है, ये प्लेट नीचे सबडक्ट करती है। ठीक है, ये सबडक्टिंग प्लेट जो है वो प्लेट होती है जो डेंसर होती है, जो नीचे की तरफ चली जाती है, और ये प्लेट जाके एस्थेनोस्फीयर में मिल जाती है और एट द एंड यहाँ पर फिर यहाँ से एस्थेनोस्फीयर में मिलके यहाँ पर फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, कन्वर्जन प्लेट्स बाउंड्रीज पे हमेशा आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, एंड दैट टू वायलेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज अ कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ सबडक्टेड प्लेट इन कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रीजन इसका दे रखा है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स जनरेटेड एट द मेंटल कोर बाउंड्री। अभी हमने इसको डिस्कस किया, बताना है आपको क्या होगा इसका सही आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, आप ध्यान से पढ़ना। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर द थर्मल कन्वेक्टिव करंट जनरेटेड एट द मेंटल कोर बाउंड्री। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 3H2R is false। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं देयर इज अ कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ सबडक्टिव प्लेट इन अ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी दो प्लेट कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पर ये प्लेट नीचे जा रही है, इसी को हम सबडक्टिंग प्लेट कहते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पूरी प्लेट जो है पूरी मेल्ट डाउन हो जाएगी और एस्थेनोस्फीयर का पार्ट बन जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर थर्मल कन्वेक्टिव करंट जनरेटेड एट द मेंटल कोर बाउंड्री। जब हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ा था तो क्या मैंने ऐसा कहा था कि टेक्टोनिक प्लेट जो है वो थर्मल कन्वेक्टिव करंट के ऊपर मूव कर रही है? मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने ये जरूर कहा था कि टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट थर्मल कन्वेक्टिव करंट की वजह से हो रहा है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, ये मैंने कहा था। तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये फ्लोट करती है। अब इसका मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है कन्वेक्टिव करंट, जो मैंने कहा था, जो मेंटल के अंदर कन्वेक्टिव करंट चलती है। तो ये इसका गलत हो गया। ये आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना था इस क्वेश्चन को, ये तो, इस पर्टिकुलर रीजन को, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्मिक एनर्जी अलॉन्ग द कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। बेनियोफ जोन इज अ जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक्स। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अदर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं काफ़ी सारे, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्यों की लगा देना और इसका आंसर आपको आ जाएगा। देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्मिक एनर्जी अलॉन्ग अ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स। ठीक है, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका आंसर होगा 1A is true, बोथ A and R are true and R explains A। देखो इसमें क्यों की लगाता हूँ, ये बोल रहा है कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज के मार्जिन्स पर, यानी कि सबडक्शन बाउंड्रीज पर, सबडक्शन जोन्स पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली जोन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक है। बेनियोफ जोन का मतलब ही यही है, सबडक्शन जोन। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे, जहाँ पर भी दो प्लेट सबडक्ट कन्वर्ज करती है तो उसके सबडक्शन जोन को हम कहते हैं बेनियोफ जोन। ये बात आप जानते हैं, और इसी बेनियोफ जोन पे हमें ज़्यादा अर्थक्वेक एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहीं पे लिखा हुआ है, क्योंकि सिस्मिक एनर्जी मतलब जहाँ भी सिस्मिसिटी आया था मतलब वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि जहाँ पर भी दो प्लेट कन्वर्ज कर रही है उन कन्वर्जेंस जोन्स पे ज़्यादा सिस्मिक एनर्जी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बेनियोफ जोन जो है वहाँ पर डिफरेंट फोकस ऑफ अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। शैलो फोकस अर्थक्वेक भी है, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक भी है, और डीप फोकस अर्थक्वेक भी है। इसी वजह से पर्टिकुलरली ये जोन जो है बेनियोफ जोन, यहाँ पर सिस्मिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल सही बात है ये, चाहे इसको सबडक्शन जोन बोले चाहे हम बेनियोफ जोन बोले, एक ही बात है। सबडक्शन जोन और बेनियोफ जोन दोनों ही सिस्मिक एनर्जी के कॉन्सेंट्रेशन वाले इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट फोकाई ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, बोथ A and R are true and R explains A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है ओशनिक ट्रेंचेस आर लोकेटेड एट द ओशनिक कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। सेकंड है मिड ओशनिक रीजेस आर लोकेटेड अलोंग द डाइवर्जेंट प्लेट्स। बताना इसका क्या आंसर होगा, ABCD में से क्या होगा? ओशनिक ट्रेंचेस कहाँ मिलती है और कहाँ नहीं मिलती है, बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2। ओशनिक ट्रेंचेस जो है दोस्तों वो ओशनिक कन्वर्जेंस पे भी मिल सकती हैं और कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस पे भी मिल सकती है, लेकिन कभी भी कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस पे ट्रेंच हमें देखने को नहीं मिलता। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस पे हमेशा हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है, फोल्डेड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मिड ओशनिक रीजेस जो है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे हैं, ये बात हम जानते हैं। ये आप डायग्राम देखेंगे, ये देखो, ये 2 ओशनिक प्लेट है, ये भी एक ओशनिक प्लेट है, ये भी एक ओशनिक प्लेट है। जहां ये कन्वर्ज कर रही है वहां पर ये सबडक्शन जोन्स बन रहे हैं और ये ट्रेंचेस भी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ट्रेंच एट कन्वर्जेंट बाउंड्री पे भी है जहां पर 2 ओशनिक प्लेट कर रही है। और यहाँ पर आप डायग्राम देखेंगे, ये एक ओशनिक प्लेट है, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इन दोनों का कन्वर्जेंस होता है तब भी सबडक्शन जोन बनते हैं और यहाँ पर ट्रेंचेस देखने को मिलती है। यानी कि जब 2 तरह का कन्वर्जेंस हो रहा है, ओशनिक और ओशनिक कॉन्टिनेंटल, यहाँ पर हमें ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिड ओशनिक रीजेस तो आप जानते ही हैं, वो एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, क्योंकि वो वहाँ पर डाइवर्ज कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और हमारे यूरेशियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वो ऑलरेडी हो रहा है। कन्फ्यूजन आपको यहाँ हो सकता था, तो मैंने आपको बता दिया, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसी को डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। देखेंगे ओशनिक रीजेस डाइवर्जेंट बाउंड्री, यहाँ से आप दोनों जो प्लेट्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आपका मिड ओशनिक रीजेस का एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से आपको बताना है क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है? पहला स्टेटमेंट है रिजुविनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द इंटरप्शन टू द साइकिल ऑफ इरोजन। Pangaea was surrounded by a single vast ocean called Panthalassa. Bryosphere is a term used to the core for Bryosphere is a term used for the core of the earth. और Toba, the largest volcanic crater, is situated in Java. बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? इनमें से क्या गलत है आपको बताना है। क्या गलत है? वेरी इजी, अगर नहीं भी आता तो एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं इसको आराम से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है दोस्तों ए, ओनली 4। टोबा जो है ऑल्दो ये वॉल्केनिक क्रेटर है, लेकिन ये जावा में नहीं, ये सुमात्रा में सिचुएटेड है। जावा सुमात्रा हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो ये वहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे सुमात्रा लिखा हुआ होता तो ये सही हो जाता। टोबा जो है वो सुमात्रा में सिचुएटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये किससे रिलेट करता है आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन। कैटास्ट्रोफिज्म, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, आइसोस्टेसी या डायस्ट्रोफिज्म। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट बताना है आपको। बताइए क्या होगा। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म मैंने आपको बताया था, जो भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज पास्ट में चल रही थी वो आज भी उसी इंटेंसिटी से चल रही है, ये इसका मतलब है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का। और अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है तो हम प्रेजेंट के जितने भी लैंडफॉर्म फीचर्स हैं उसको अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें पास्ट के बारे में पता पड़ जाएगा। यही मतलब है इसका, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ठीक है। तो 20 का सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है इनमें से क्या सही है इस बार, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है प्लेट्स आर मेड अप ऑफ द कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशनिक क्रस्ट। इंडिविजुअल प्लेट्स आर नॉट परमानेंट, ठीक है। प्लेट्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड कंटिन्यूअली चेंज इन साइज एंड शेप। बताना है इनमें से क्या सही है। 20 सेकंड का टाइम है और आपके पास ऑप्शन है 4। कौन सा सही है इनमें से बताना है आपको। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए बताइए, समय समाप्त होने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ए, सारे सही हैं इसके अंदर। प्लेट जो है वो हमने अभी देखा कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट के बने हुई होती हैं, अलग अलग प्लेट्स होती हैं, ठीक है। नेस्का प्लेट एक ओशनिक प्लेट है और हमारी यूरेशियन प्लेट जो है वो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इंडिविजुअल प्लेट्स आर नॉट परमानेंट, ये भी हम जानते हैं, इंडिविजुअल प्लेट्स परमानेंट नहीं होती, ठीक है। प्लेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन, ये भी बात हम जानते हैं, और उनका शेप एंड साइज बदलता रहता है, ये भी बात हम जानते हैं, ठीक है। तो सारे आंसर्स के सही हैं। ए इसका सही आंसर है। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है इसमें से सही क्या है, वापस से सही बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर आल्सो नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर्स। सेकंड है ओशनिक, द सर्फेस एरिया ऑफ अर्थ इज डोमिनेटेड बाय द ओशन। वेरी इजी क्वेश्चन, बताना है क्या सही इसका आंसर होगा।
फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस के अंदर अपने, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे मैंने आपको बताया था ये। बताइए क्या होगा सही आंसर, क्या होगा इसका, ABCD में से क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका आंसर होगा दोस्तों C, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म फीचर के अंदर बड़े बड़े लैंडफॉर्म फीचर्स आते हैं, जो मैंने आपको कहा था कॉन्टिनेंट्स, ओशंस इसके अंदर आते हैं, ठीक है, प्लेट्स वगैरह इसके अंदर आती हैं, तो सही है इसका आंसर, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो मैंने बताया कि भाई सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज डोमिनेटेड बाय द ओशन, ये भी सही है, क्योंकि अर्थ का जितना भी एरिया है उसका 71% एरिया जो है वो कवर कर रहा है हमारा ओशन, और 29% जो करता है वो लैंड मास करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सारे सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया किसने है, ये भी हमने देखा था, इसका मतलब क्या है, इसको दिया किसने आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेरी इजी, बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्लीशे क्वेश्चन है बहुत, ये कई बार पूछा जाता है, ये बताना है आपको क्या होगा इसका सही आंसर। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है बी, जेम्स हटन इज द राइट आंसर। हटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का। तो ये हमने देख लिया दोस्तों कुछ MCQs, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है बेसिकली, आप इसको मॉक टेस्ट माने जो भी माने, आई होप आपने इसको सही किया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो पहले देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको क्या दिया था। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पंच प्रयाग को आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था, और इसका सही आंसर है दोस्तों 5, 4, 2, 3, 1, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आता है हमारा 4, 5, 2, 3, 1, सबसे पहले आता है हमारा विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग, और लास्ट में आता है देव प्रयाग। ये डायग्राम आप देखेंगे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले आ रहा है नॉर्थ टू साइड, अगर हम चल रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो पहले आ रहा है विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग हमारा 4 है, नंद प्रयाग हमारा 5 है, फिर आता है कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और यहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि भाई किन 2 रिवर्स के बीच में, किन 2 ट्रिब्यूटरीज के या किन 2 स्ट्रीम्स के बेसिकली कन्फ्लुएंस से ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो विष्णु प्रयाग बन रहा है हमारे धौलीगंगा और अलकनंदा से। ये ब्लू कलर का जो भी आप देख रहे हैं ये अलकनंदा है। तो धौलीगंगा और अलकनंदा जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद नंद प्रयाग बनता है अलकनंदा और नंदकानी से, ठीक है, नंदाकिनी से, बेसिकली नंदाकिनी से, ठीक है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलती है तो बनता है हमारा नंद प्रयाग। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग जो बनता है हमारा अलकनंदा और पिंडार गंगा से, ठीक है। फिर आता है रुद्र प्रयाग जो बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा से। फिर आता है हमारा देव प्रयाग जो बनता है भागीरथी और अलकनंदा से। ये काफ़ी फेमस है, इस पर मैंने रिडल भी दिया था आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाके हमें एक संगम देखने को मिलता है इलाहाबाद के अंदर, गंगा यमुना और सरस्वती यहाँ पे मिलती है। तो ये सारे हमारे कॉन्फ्लुएंस है 5 जो हमारे प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। विष्णु प्रयाग बन रहा है हमारे धौलीगंगा और अलकनंदा से, नंद प्रयाग बन रहा है हमारा अलकनंदा और नंदाकिनी से, फिर बनता है हमारा कर्ण प्रयाग जो बनता है पिंडार गंगा से और अलकनंदा से, फिर आता है हमारा रुद्र प्रयाग जो बनता है मंदाकिनी और अलकनंदा से, और लास्ट में आता है हमारा देव प्रयाग जो बिल्कुल साउथ में है, वो बनता है भागीरथी और अलकनंदा से, ठीक है। फिर ये जाके आगे जाके गंगा बनाती है और फिर जाके यमुना में कहीं मिलती है और यमुना इससे मिलती है बेसिकली, फिर जाके हमें इलाहाबाद का संगम देखने को मिलता है। तो ये इसका सही आंसर है 4, 5, 2, 3, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा ये भी मैंने आपको दिया था लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पर लिस्ट दे रखी थी और यहाँ पे आपको बताना था कि किसका क्या है। तो देखते हैं स्टेप फॉल्ट बेसिकली क्या है, जब सारे स्लोप्स एक डायरेक्शन में होंगे, यानी कि ए का 3 होगा, ए का 3, ठीक है। नॉर्मल फॉल्ट मतलब जब डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो B1 होगा, ठीक है, B का 1। लेटरल जहाँ भी आएगा मतलब आप समझ जाइए हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, तो C4 हो जाएगा। और रिवर्स फॉल्ट मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर जब डिप स्लिप मूवमेंट हमें देखने को मिलता है टुवर्ड्स ईच अदर, तो हम कहेंगे इसको 2, तो D हो गया। तो इसका आंसर था D, A3, B1, C4 एंड D2। दिस वॉज द राइट आंसर। ये डायग्राम आप देखेंगे, स्टेप फॉल्ट मैंने आपको बताया था जब हमने फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था स्टेप फॉल्ट बेसिकली इसे कहा जाता है जब सारी फॉल्टिंग एक्टिविटी के स्लोप एक डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम स्टेप फॉल्ट कहते हैं। उसके बाद नॉर्मल फॉल्ट बेसिकली क्या है, जब डाउन द डिप मूवमेंट हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, आप देख सकते हैं बात, ठीक है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये नॉर्मल फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स फॉल्ट होगा जब दोनों का टुवर्ड्स ईच अदर हो रहा है मूवमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में कोई नहीं देगा, दे ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा आपको इतना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्टैंड अपार्ट है, आउट ऑफ द लीग है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मज़ा आपको आएगा, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन, और बेसिकली इसमें मैंने क्या क्या है कि इंडिया का फिजिकल मैप मैंने लिया है और इसमें मैंने कुछ आपको मार्क कर दिए चीज़ें और उनको नंबरिंग दे दी है। अब आपको क्या करना है, इसको लेबल करना है। आंसर आपको कैसे देना है, सैम्पल आंसर मैं बता दूं, जैसे 1 पे क्या है, जैसे मान लीजिए 1 ये क्या है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है,
2 पे क्या है उसका नाम लिखना है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है। इस तरह से टोटल मैंने 13 आपको इस तरह से फीचर्स दिए हैं। तो ये सारे आप चीज़ें लिखेंगे, कमेंट बॉक्स पे मुझे रिप्लाई करेंगे, कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे अपना। इसको बेसिकली आपको लेबल करना है, इंडिया का फिजिकल मैप है। मैं इसको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके दे रखा है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फीचर्स दे रखे हैं, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा अगर आप इसको इस तरह से याद करें, इस तरह से प्रिपेयर अगर हम करें, बजाय सिर्फ याद कर लें चीज़ें कौन से कहाँ पर है। आप खुद इसको सॉल्व कीजिए, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको मार्क कर दी हैं और आपको बस इसको लेबल करना है, ठीक है। तो आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि जगह ऑलरेडी अपनी बता रखी है कि भाई 1 कहाँ पर है, C कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है। तो आपको इस तरह से आंसर देना है, 1 का ये, 2 का 2 का जो भी होगा, 3 का जो भी होगा, 4 का जो भी होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी इसका नाम है। और ये इसकी चैनल डीबी है, टेलीग्राम में आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो PDF अपडेट्स आपको बहुत जल्दी मिलने लगेंगे, ठीक है। कुछ मैंने अनाउंसमेंट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको बेसिकली मुझे इस पर DM करना है। पहले ये चैनल आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मुझे आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं करेगा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मुझे ऐड कर लीजिए, फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा। इस इंटरेक्टिव ग्रुप के अंदर बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं, डेली टास्क करते हैं, रिडल्स जो मैंने स्टार्ट किए हैं इंटरेक्टिव वे के अंदर हम पढ़ाई करते हैं, मज़ा आता है बहुत। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप में से कोई जो भी लोग अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हैं तो मेरा कोड लगा सकते हैं SMNet। किसी भी तरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे, अगर आपका कोई छोटा भाई भी है, कोई बड़ा भाई भी है जो अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी मेरा कोड लगा सकता है, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यह अभी के फायदे की चीज़ है, SMNet आपको ध्यान रखना है, 10% डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा जितने भी ड्यूरेशन के लिए लेना चाहते हैं आप। तो कोई भी एग्जाम के लिए आप परचेस कर रहे हैं अनअकैडमी, मेरा कोड लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।